अगला प्रोविज़न जो है वो है लाइटिंग। लाइटिंग मतलब प्रकाश। अब है कि जो भी प्लेस ऑफ वर्क है, प्लेस ऑफ वर्क है, कार्यस्थल है, एक कार्यस्थल होगा जहाँ वर्कर काम करते हैं खड़ा होके या मूव करके, और इससे रिलेटेड जो प्लेस है जहाँ वर्क के दौरान, जैसे गलियारा है या रोड माने रोडवेज है, यानी अंदर इंटरनल रोड या गलियारा, पैसेज, ये सब, तो हर जगह जो है, या जहाँ रॉ मटेरियल रखा हुआ है उस जगह पर, हर जगह प्लेस ऑफ वर्क एंड रिलेटेड प्लेसेज, रिलेटेड प्लेसेज पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर लाइट, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सबसे पहले। अब ये प्रॉब्लम आता है कि ये कोई मशीन है और मशीन का बॉडी जो है, ये बॉडी स्टील का है, लेट इट, ये स्टील का इसका केस है, ऊपर का ढक्कन जो है स्टील का है। यहाँ से लाइट देंगे तो ऐसे होकर के रिफ्लेक्ट होगा, वो शर्मी के आँख पर पड़ सकता है। दूसरा चीज कि यहाँ से लाइट है तो ये साइड में क्या होगा, शेडो फॉर्मेशन होगा, छाया प्रतिबिंब बनेगा। तो कहता है कि लाइट के कारण अगर रिफ्लेक्टेड लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है या शेडो फॉर्मेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको दूर किया जाएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि जब हम रूफ से, छत से लाइट दे देते हैं, छत से अगर लाइट दे देते हैं तो वहाँ न रिफ्लेक्टेड लाइट का प्रॉब्लम होता है और न शेडो फॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हाँ, ये छत से लाइट दे दिया जाता है। इसी तरह से जब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देने से पता चलता है कि फैक्ट्री में जब हम जाते हैं तो उसका छत का फ्लैट छत नहीं होता है, सीधा छत नहीं होता है, इस तरह का उसका रूफिंग होता है। कारखाना का छत इस तरह से बनाया हुआ रहता है केवल लाइट के लिए। ये पोर्शन ग्लास दे देता है और ये एस्बेस्टस देता है। फिर से ये ग्लास रहेगा, ये एस्बेस्टस रहेगा, एक ग्लास रहेगा, एस्बेस्टस, एक ग्लास, ये एस्बेस्टस। इससे क्या होता है कि लाइट जो है हमारा सीधे प्लेस ऑफ वर्क पर इंटर कर जाता है। यही कारण है कोई भी कारखाना का फ्लैट जो है हाइट रहेगा, लेकिन उसके छत का डिजाइनिंग इस तरह से जिगजैग पाथ हो जाता है। अगला प्रोविजन जो है वो है ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल। पेयजल में पहला जानना है कि सेफ होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, और दूसरा एडिक्वेट क्वांटिटी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। होता क्या है कि गर्मी में वाटर का कंजम्पशन, ड्रिंकिंग वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है और जाड़ा में ड्रिंकिंग वाटर का कंजम्पशन कम हो जाता है। यानी कि गर्मी में आप ज़्यादा वाटर सप्लाई कीजिए और जाड़ा में कम वाटर सप्लाई कीजिए। दूसरा चीज़ है कि जो प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर, इसको लैंग्वेज एंड सिंबल द्वारा
हाईलाइट किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में उसको हाईलाइट कीजिए। लिखिए पीने का पानी, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर अंग्रेजी में लिखना है, जो लिखना है लिखिए। और साथ में सिंबल, सिंबल क्या है कि एक नल का हम फोटो बना देंगे और इधर बाल्टी लगा दें। कोई भी आदमी समझ जाएगा कि ये पानी पीने का स्थान है यहाँ। तो ये कहता है कि इस प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को लैंग्वेज और सिंबल के द्वारा हाईलाइट किया जाएगा। दूसरा चीज़ इसी में कहता है, इसी से कनेक्टेड है कि यह जो है अवे होना चाहिए, अवे दूर होना चाहिए, अवे होना चाहिए एटलीस्ट 6 मीटर्स, कम से कम 6 मीटर अवे होना चाहिए। किससे? तो लैट्रिन, यूरिनल, ड्रेनेज, ये सब से इत्यादि, ये सब से कम 6 मीटर दूर इस ड्रिंकिंग वाटर को रखा जाए, कम से कम 6 मीटर दूर, ताकि ये इन्फेक्टेड नहीं हो सके, सेफ रह सके। उसके बाद है कि अगर 250 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, if 250 or more workers are employed, then the employer shall provide cool drinking water, cool drinking water in summer, इसमें समर सीजन में। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी की व्यवस्था या सुविधा देगा। तो ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न है। इसके बाद अगला प्रोविज़न जो है वो है लैट्रिन एंड यूरिनल का, लैट्रिन एंड यूरिनल। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लैट्रिन और यूरिनल भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए कि बहुत ऐसे डिजीज़ होते हैं जो लैट्रिन और यूरिनल के थ्रू कम्युनिकेट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैट्रिन यूरिनल के थ्रू वो कम्युनिकेट कर जाता है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ दूर करना है। तो कहता है कि सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, और ऐसा कह सकते हैं हाइजेनिक कंडीशन। हाइजेनिक कंडीशन में होना चाहिए कि स्वस्थप्रद स्थिति में होना चाहिए। नीट एंड क्लीन रखिए, स्वस्थप्रद स्थिति में रखिए। और इसके आगे कहता है कि यह इन प्रॉपर नंबर या एडिक्वेट नंबर, पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में होना चाहिए। और साथ में मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट होना चाहिए। तो मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए कि महिला और पुरुष के लिए ये अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। अब जो कहता है प्रावधान, वो आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है। कहता है कि यदि 250 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हो, तो यह है कि 250 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो सैनिटरी टाइप लैट्रिन एंड यूरिनल देना है।
पहले क्या था, स्कैवेंजर सिस्टम था। स्कैवेंजर सिस्टम मतलब मैला ढोने की प्रथा। सर में डिस्पोजल लैट्रिन होता था, डेली उसके लैट्रिन को साफ़ किया जाता था। उसमें एक बकेट लगा हुआ रहता था, बाल्टी या टीना लगाया रहता था, और उसको साफता था, समझे। तो स्कैवेंजर सिस्टम जब एबॉलिश कर दिया गया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कानून बना के 86 में, तो उसके बाद जितने भी लैट्रिन और यूरिनल आपको रखना है वो सब सैनिटरी टाइप रखना है। इसीलिए कहा कि आज के डेट में इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सैनिटरी टाइप लैट्रिन यूरिनल की व्यवस्था करना है, जो कानून कहता है उसको हम लोग कहेंगे। और ये जो लैट्रिन यूरिनल है, ये लैट्रिन है, मानिए इसका कम से कम 90 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर वाल, एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर ज़मीन से कम 90 सेंटीमीटर दीवार जो है उस पर ग्लेज टाइल्स लगाओ। जिसको आज के डेट में लोग टाइल्स कहते हैं, टाइल्स लगा हो। तो आज के डेट में जितने भी लैट्रिन यूरिनल है सारा सैनिटरी टाइप होता है। कोई 250 का बैरियर नहीं है, 20 वर्कर भी हो, 50 वर्कर भी हो तो आपको सैनिटरी टाइप देना है। और उसका 90 सेंटीमीटर ग्लेज टाइल्स लगाने की बात कर रहा है। इससे क्या होता है कि टाइल्स लगेगा तो गंदा होने की तीव्रता कम हो जाती है, कम गंदा होगा। ऐसे सीमेंटेड दीवार है तो गंदा ज़्यादा होता है, टाइल्स लगा हुआ दीवार है गंदा कम होगा। और दूसरा कि सीमेंटेड दीवार अगर गंदा हो जाए तो इसकी सफाई डिफिकल्ट होता है। जैसे सफाई ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा उसका पेंट वगैरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर टाइल्स लगा हुआ है तो उसका सफाई भी ईजी हो जाता है। इसीलिए कानून कहता है कि अगर 250 और मोर है तो आज के डेट में वो 250 वाला बैरियर समाप्त हो गया है, समझे। है लेकिन अभी कानून में है, जब कोड आएगा तो कोड में ये ख़त्म कर दिया गया है। और आज के प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि 250 हो तभी आपको ऐसा करना है। आज के डेट में स्कैवेंजर सिस्टम हटने के बाद आपको 20, 50, 100 भी वर्कर है तो आपको देना ही है, सैनिटरी टाइप ही देना है। और चूँकि उसकी सफाई की जिम्मेदारी आपकी है इसलिए टाइल्स लगा देने से वो इजी हो जाता है। लेकिन जो कानून कहता है वो ये प्रावधान यह बात सब कहता है। इसके बाद है एस्पीटून, थूकदान। थूकदान की बात करता है, कहता है कि जहाँ भी प्रॉपर प्लेस, एट प्रॉपर प्लेसेस ये थूकदान रखा जाएगा। जो भी उचित स्थान है इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के संस्थान में जहाँ भी उचित स्थान लगे वहाँ थूकदान की व्यवस्था करना है। और कोई भी वर्कर है इसी में स्पीट करेगा, ये थूकदान में ही अपना थूक फेंकेगा। अगर थूकदान रहते हुए इधर उधर स्पीट कर दिया तो वैसी स्थिति में अप टू 5 रुपीज़ का फाइन लगेगा, 5 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। जितना बार स्पीड किया उतना बार 5 रुपये तक का फाइन उस पर इम्पोज किया। यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्पीटून शैल बी मेंटेन एट डिफरेंट प्लेसेस, समझे। इफ एनी वर्कर स्पीड्स एनीवेयर देन ए फाइन अप टू ₹5 शैल बी इम्पोज ऑन दैट वर्क। तो ये हमारा चैप्टर 3 था जो डिवोटेड टू हेल्थ था। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका टाइटल है सेफ्टी, सुरक्षा। अध्याय 4 सुरक्षा। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 20 प्रावधान जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके ऑक्सिलरी भी 2-4 प्रावधान हैं, लेकिन कम से कम लोगों को 20 प्रावधान इसमें देखना होगा। पहला है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीन की घेराबंदी। होता क्या है कि जैसे हम लोग सुने हैं कि ट्रेन चलती हुई ट्रेन से जंप किया और चक्का के नीचे वो खिंचा गया,
समझे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बर्नौली थ्योरम के आधार पर। तो जब भी कोई रोटेट करेगा, कुछ भी रोटेट कराइएगा, तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगा, समझे। तो उसी तरह से चक्का जो है इंजन का या ट्रेन का, जब चक्का रोटेट करेगा तो एक इस डायरेक्शन में बल लगता है, फोर्स लगेगा। और यही कारण है कि चलती ट्रेन में जब आदमी जंप करता है तो जाना चाहिए दूर, लेकिन ट्रेन का चक्का पहिया खींच लेता है, और वहीं खड़ी ट्रेन रहे तब जंप करेंगे तो दूर जाएगा। तो इस तरह से बहुत कारखाना में बहुत सारे ऐसे फ्लाई व्हील्स हैं, फ्लाई व्हील है, टरबाइन है, समझे, ये सब है। तो कहता है कि इसको क्या करना है, फेंस कर देना है। फेंस जैसे मानिए कि ये है और ये रोटेट कर रहा है, तो हमको फेंस करने का मतलब दूर से हम घेर दें। अगर यहाँ खींचता भी है तो यहाँ आदमी आके रुक जाएगा, उसकी कैजुअलिटी नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, समझे। तो यहाँ है कि द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन शैल बी फेंस्ड, यानी मशीन के गतिशील भाग की घेराबंदी करा दी जाएगी। तो इससे वो कैजुअलिटी नहीं हो, थोड़ा बड़ा चोट तो लग सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब छोटा सा ट्रेन का चक्का आदमी को खींच सका है, तो इससे बहुत बड़ा अगर फ्लाई व्हील कारखाना में लगा हुआ रहता है वो तो आदमी को और इजीली खींच सकता है। इसलिए कहता है कि द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी शैल बी फेंस्ड, मशीन के गतिशील भाग की घेराबंदी कराई जाएगी। अगला है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। गतिशील मशीन पर या उसके नज़दीक कार्य, गतिशील मशीन पर या उसके नज़दीक कार्य। जैसे कोई मशीन गतिशील है, इस मशीन पर या उसके नज़दीक किसी कार्य पर एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड, कुशल और अनुभवी व्यक्ति को लगाना है। जो गतिशील मशीन है या उसके नज़दीक कोई कार्य है, वहाँ कुशल और अनुभवी श्रमिक को ही आप एम्प्लॉय कीजिएगा। इसलिए कोई जानता है एक्सीडेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो न्यू कमर है उनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ कहता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पैराशूट एक कपड़ा का छाता रहता है, और उसको पकड़ करके जंप कर देता है, आदमी धीरे धीरे नीचे आता है। इसी तरह से यहाँ अगर कोई काम आदमी कर रहा है और उस आदमी का ड्रेस जो है वो ढीला हो, तो इस तरह से वो पैराशूट का डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे वो पैराशूट का डिज़ाइन बन जाएगा, अब ये बल ये कपड़ा का जो बल है, कपड़ा है उसका ढीला हो कपड़ा है, तो ये फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द मशीन, यानी मशीन के डायरेक्शन में वो बल काम कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि ये आदमी का जो कपड़ा हो टाइट फिटिंग हो, इसका ड्रेस जो है वो टाइट फिटिंग होना चाहिए, एकदम चुस्त फिटिंग होना चाहिए, ताकि वो पैराशूट का डिज़ाइन नहीं बन सके। नहीं तो ये ढीला कपड़ा रहेगा तो इस तरह से बनेगा और ये डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, जिससे कि यहाँ क्या होता है, बॉडी वेट, आदमी का बॉडी वेट जो है पैराशूट से जब भी जंप करता है तो बॉडी वेट नीचे डायरेक्शन में लगता है और एयर का प्रेशर जो है वो ऊपर डायरेक्शन में लगता है। तो बॉडी वेट को बैलेंस देता है, आदमी धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो यहाँ भी उस तरह से पैराशूट के जैसा फोर्स नहीं काम करे, इसके लिए वहाँ जो आदमी काम कर रहा है उसका टाइट फिटिंग, चुस्त फिटिंग होना चाहिए। तो ये प्रावधान कहता है। अगला कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन
डेंजरस मशीन। खतरनाक मशीन पर युवा व्यक्ति का नियोजन। कोई लेट इट कि ये खतरनाक मशीन है, ये मशीन खतरनाक है। युवा व्यक्ति कहते हैं, यंग पर्सन कहते हैं जो 14 से 18 बरस एज के बीच में हो, बिटवीन द एज ऑफ 14 टू ईयर्स 18 ईयर्स। तो 14 से 18 वर्ष के बीच का जो आयु है वो यंग पर्सन है। तो कहता है ये डेंजरस रिलेटेड, ये डेंजरस मशीन है, खतरनाक मशीन है। इस खतरनाक मशीन पर यंग पर्सन को, युवा व्यक्ति को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, इसको नियोजित नहीं किया जाएगा। पहली बात कहता है कि द यंग पर्सन शैल नॉट एम्प्लॉय ऑन डेंजरस मशीन। अब ये प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे कि कोई अगर आदमी है, उसका 17 ईयर्स 11 मंथ्स 26 डेज अगर है तो वो यंग पर्सन है, और 1 वीक बाद, 1 सप्ताह बाद वो एडल्ट हो जाएगा, 18 साल क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा कोई अलौकिक कृपा नहीं हो जाएगा कि 1 सप्ताह बाद वो काम करने लायक हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से रीटेक किया, फिर से प्रोविज़न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला, कहा कि बट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग के दृष्टि से दे शैल एम्प्लॉय, उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाएगा अंडर प्रॉपर सुपरविज़न, अंडर प्रॉपर सुपरविज़न, उचित पर्यवेक्षण में। दे शैल एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, ताकि वो 18 साल जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक ट्रेंड हो जाए, ताकि 18 साल के बाद तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगा तो 18 साल बाद जैसे क्रॉस कर जाएगा वो फ्रीली वो उस पर एम्प्लॉय होगा और काम करेगा। तो ये प्रावधान कहता है यही यंग पर्सन से रिलेटेड है कि यंग पर्सन शैल नॉट एम्प्लॉय ऑन डेंजरस मशीन। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। गियर का मेन फंक्शन होता है स्पीड को कंट्रोल करना, और कटिंग ऑफ पावर, पावर सप्लाई को कट करना है, पावर सप्लाई को इंटरप्ट कर देना है। अब जैसे मानिए कोई भी मशीन है और वो मशीन स्पीड में चल रहा है और वो बबलिंग करने लगे, जैसे बबलिंग करने लगेगा वैसे उसके स्पीड को अगर कम कर दिया जाए तो हो सकता है बबलिंग रुक जाए। तो स्पीड को कम करने के लिए गियर होना चाहिए। फिर भी अगर स्पीड कम किए फिर भी वो नहीं बबलिंग उसका रुका तो उसके पावर को कट कर दिया जाए, जिससे कि वो मशीन बंद हो जाए। अगर कोई मशीन मोशन में एक्सीडेंट करे तो उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, उसके इंजरी का इम्पैक्ट बहुत सीवियर हो सकता है, फैटल हो सकता है। लेकिन वही मशीन अगर स्टॉप हो जाए, स्टैटिक अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, और तब जाकर के वह अगर मशीन टूट के गिरता है तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। और मोशन में अगर टूटेगा तो मोशन में बहुत दूर तक के एरिया को वो डिस्टर्ब कर सकता है, कैजुअलिटी कर सकता है। तो कहता है कि जो भी मशीन इंस्टॉल किया गया है एट प्लेस ऑफ वर्क, जो भी मशीन इंस्टॉल है एट प्लेस ऑफ वर्क, वो सब में स्ट्राइकिंग गियर और डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। अगर यह रहेगा तो हम स्पीड को कम करके देख लेंगे कि मशीन का स्पीड अगर कम हो जाए तो हो सकता है कोई इसका इंजरी रुक जाए, इम्पैक्ट रुक जाए, एक्सीडेंट रुक जाए। और फिर भी अगर ये पॉसिबिलिटी है कि जब में भी एक्सीडेंट, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को कट कर देंगे।
जैसे पावर को कट कर देंगे वो मशीन रुक जाएगा और उसकी जो कैजुअलिटी है वह कम हो जाएगी। तो कहता है कि द स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर शैल बी इंस्टॉल्ड इन द मशीन, यानी कि जो भी प्लेस ऑफ वर्क पर जो मशीन स्थापित है, कार्यस्थल पर जो मशीन स्थापित है, उसमें स्ट्राइकिंग गियर और शक्ति स्रोत काटने के उपकरण लगाया जाएगा। अगला जो प्रोविज़न है वह है सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन, इसका हिंदी में स्वचालित मशीन होता है, लेकिन एक दूसरा होता है ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन का भी हिंदी स्वचालित होता है, तो इसको हिंदी में हम लिखेंगे सेल्फ एक्टिंग मशीन एज इट इज, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। और अंग्रेज़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेज़ी में हम सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में। तो ऑटोमेटिक और सेल्फ एक्टिंग मशीन में बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर मशीन के चलने और रुकने का टाइम अगर हम फिक्स कर रहे हैं, मैनुअली हम फिक्स कर रहे हैं कि इतना समय तक चलेगा और इतना समय तक रुका रहेगा, तो वैसे मशीन को कहते हैं सेल्फ एक्टिंग मशीन। और जो मशीन यह इंस्टॉल्ड है कि कब चलेगा और कब रुकेगा, ऑटोमेटिक में इंस्टॉल्ड है उसके चलने और रुकने का, तो उसको कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन। जैसे इन्वर्टर में जैसे पावर कट होता है वैसे इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है, और जैसे पावर आ जाता है इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो ये है ऑटोमेटिक। लेकिन सेल्फ एक्टिंग, जैसे हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग कर रहे हैं तो कागज़ अपने से खींचता है, प्रिंट करता है और प्रिंट करके कागज़ दूसरी साइड में गिराता है। तो ये जो है कागज़ कितने टाइम में खींचेगा वो फिक्स किया जाता है, उसका सेकंड में फिक्स किया जाता है कि 1 सेकंड में खींचेगा कि 5 सेकंड में खींचेगा, 10 सेकंड में खींचेगा, और उसका ट्यूनिंग किया जाता है। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन है तो उसका ट्यूनिंग होता है, कितना समय में खींचेगा ये फंक्शन करेगा। जैसे कैपिंग, एक बोतल और दूसरे बोतल को ऐसे सजा दिए हैं, फिलिंग हो गया, और उसके बाद जैसे होगा कैपिंग शुरू होता है, तो एक बोतल से दूसरे बोतल के नेक के बीच में कितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से उसकी टाइमिंग, यानी कि बोतल मूव करने का स्पीड के हिसाब से उसकी टाइमिंग फिक्स किया जाता है, और ऑटोमेटिक कैपिंग होता है। उस टाइमिंग में 1 सेकंड, 1/4 सेकंड, 1/10 सेकंड का भी अगर डिफरेंस होगा तो वो बाद में लास्ट में ऐसा होगा कि बोतल के सीधे नेक पर नहीं आकर के दूसरे साइड में वो आ जाएगा मशीन, तो उसको 1/10, 1/20 इस तरह से सेकंड में भी, सेकंड के फ्रैक्शन में भी फिक्स किया जाता है, उसको कहते हैं ट्यूनिंग। अब यहाँ सिचुएशन है कि ये मानिए लेट इट कि ये सेल्फ एक्टिंग मशीन है, अपने से चलता है और अपने से रुक जाता है। तो यहाँ हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब तक बल नहीं लगेगा तब तक वो चलेगा नहीं, यानी कि एक साइड में उसको एक फोर्स लगता है जो उसको मोशन में लाता है, दूसरे साइड से एक फोर्स लगेगा जो उसको स्टैटिक करेगा, एक चलने के लिए फोर्स, एक रोकने के लिए फोर्स। अब दूसरा है कि उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स लगाते हैं उसके एंटी डायरेक्शन में रिपेल्ड करता है। तो इस हिसाब से ये जो फोर्स इम्पोज करेंगे स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा फोर्स इम्पोज हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, तो उसका एंटी फोर्स रहेगा। अगर इस तरह के मशीन को दीवार पर इंस्टॉल कर दिया जाए, इसको इंस्टॉल अगर दीवार पर कर देते हैं, तो अगर नया दीवार है तो वो मशीन के वाइब्रेशन को, उस फोर्स को, जो एंटी फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जैसे दीवार पुराना हो जाएगा, हो सकता है कि फोर्स के कारण दीवार मशीन के साथ ही गिर जाए। तो यहाँ कहता है कि ये मशीन और दीवार, यानी सेल्फ एक्टिंग मशीन शैल बी इंस्टॉल्ड एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर अवे टू एनी वॉल, किसी भी दीवार से कम 45 सेंटीमीटर दूर सेल्फ एक्टिंग मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि दीवार नया हो या पुराना हो, इस फोर्स का इम्पैक्ट उस वॉल पर नहीं पड़े और वह वॉल गिरे नहीं। हाँ, अगला है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, नए मशीन को ढकना। यह कानून जो है वह लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 को।
49 लागू हुआ। तो कानून लागू होने के बाद, अब पहले कानून लागू होने के पहले अगर बिना ढक्कन वाले मशीन हैं तो कानून कहता है कि अब जो है इसको ढकवाया जाएगा, इस पर ढक्कन लगाया जाएगा। और 1949 से यानी कानून लागू होने के बाद, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ऑलरेडी केस्ड मशीन यानी ढक्कन लगा हुआ मशीन ही इंस्टॉल्ड होगा। ये बिना ढक्कन वाला मशीन इंस्टॉल नहीं करना है। और इसके पहले जो बिना ढक्कन वाला मशीन है उसको ढकवा दीजिए, यानी उसके ऊपर खोल लगा दीजिए। अब है कि बहुत ऐसे मशीन थे पहले, जैसे प्रिंटिंग प्रेस था, उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर अगर कवर करा दें तो वह डिफंग हो जाता, वो काम ही नहीं कर पाता। पहले का फोटोस्टेट मशीन था, उस फोटोस्टेट मशीन को कवर करा दीजिए तो काम नहीं करेगा। तो अब दूसरा कहता है कि अगर नॉट पॉसिबल है, केसिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अगर केसिंग पॉसिबल नहीं है तब क्या करना है कि इसको रिप्लेस्ड करना है, रिप्लेस्ड कर दीजिए, रिप्लेस्ड बाय ऑलरेडी केस्ड मशीन, ढक्कन युक्त मशीन से आप रिप्लेस्ड कर दीजिए, यानी कि जो मशीन ऊपर से कवर्ड हो उससे रिप्लेस कर दीजिए। केसिंग क्या है? जैसे सूट को रखने वाला कवर, तो उसी तरह केसिंग यानी कि कवर करा दीजिए। अब इसका क्या सेफ्टी से क्या रिलेशन है कि अगर मशीन बिना ढक्कन वाला है, बिना कवर्ड है, और इस मशीन का इतना पार्ट्स आयरन एंड स्टील का है, इतना मोटा, और ये टूटता है तो मशीन मोशन में होगा, टूटेगा, जैसे वो बाहर की तरफ फेंकाएगा तो उससे इंजरी हो जाएगा, किसी का माथा पड़ेगा, वो मर सकता है। लेकिन अगर केसिंग करा दीजिएगा तो जब भी अगर यहाँ से वो टूट करके बाहर भी जाता है तो इस अगर टूटता भी है तो इस कवर के अंदर ही वो रुक जाएगा, जिससे कि कैजुअलिटी नहीं होती। फिर से कहता है कि अगर ये जो विदाउट केस्ड मशीन है, ये बिना ढक्कन वाला मशीन है, जो विदाउट केस्ड मशीन है उसको, ये बिना ढक्कन वाला मशीन है, आप रिप्लेस करा दिए, इस पर ढक्कन नहीं लगा, विदाउट केस मशीन है। अब लालच आ गया कि इसको बेच दें, और दूसरे को आया कि सस्ता में मिल रहा है, मशीन खरीद के इंस्टॉल कर लें। तो रीएस्टेब्लिशमेंट के, फॉर द पर्पस ऑफ रीएस्टेब्लिशमेंट, द सेल एंड परचेज ऑफ विदाउट केस्ड मशीन शैल बी पनिशेबल ऑफेंस। इसका सेल और परचेज दोनों वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, सेल एंड परचेज ऑफ विदाउट केस्ड मशीन, यानी बिना ढक्कन वाली मशीन का खरीद और बिक्री कोई रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए खरीद भी नहीं सकता है, कोई रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए बेच भी नहीं सकता। अगर ये फाइंड आउट हो गया कि ये रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए खरीदा है तो बेचने वाला रुक जाएगा, नहीं बेचेंगे, और ये पता चलेगा प्राइस पर, इसलिए कि जो रीएस्टेब्लिश करने के लिए खरीदेगा वो ज़्यादा प्राइस देगा, और जब कबाड़ी वाला खरीदेगा वो कम प्राइस देगा। तो कहता है कि प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, the without cased machine, installed without cased machine shall be cased, properly cased, and after the implementation of the act, already cased machine shall be installed, and the sale and purchase of without cased machine shall be punishable offense। ठीक है, ये आपका ये प्रावधान। अगला प्रावधान है
prohibition on employment of women and children near cotton opener. कॉटन ओपनर, रुई धुनाई, कॉटन ओपनर रुई धुनाई कहता है कि रुई धुनाई के नज़दीक महिला और बच्चे का नियोजन पर प्रतिषेध हुआ, यानी नो वीमेन और चाइल्ड शैल एम्प्लॉय ऑन और नियर कॉटन ओपनर, यानी रुई धुनाई के मशीन पर या उसके नज़दीक किसी भी महिला और बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात कहता है जिसे रिलेटेड कि ये मशीन है, ये है कॉटन ओपनर है, जहाँ से कॉटन हम पुश करते हैं, जहाँ से कॉटन इसमें डालते हैं, इसको कहते हैं फीड इंड। और ये पाउडर बन के निकलता है, ये पाउडर बन के निकलता है, इसको कहते हैं ओपनिंग इंड। फीड इंड और ओपनिंग इंड। मानिए लेट इट कि ये रूम है, गेट है, यहाँ एक गेट दे दिया जाए, यहाँ भी गेट दे सकते हैं, यहाँ भी हम एक गेट दे देते हैं। तो कहता है कि इस रूम में, इस प्लेस ऑफ वर्क पर महिला और बच्चा नियोजित नहीं होगा। अब कहता है कानून फिर से कि ये जो है एक यहाँ हम वॉल बना देते हैं, दीवार, ये वॉल बना दिया, और वॉल बनाने के कारण जो है इसका मशीन का फीड इंड इस कमरा में चला गया, इस रूम में चला गया, और ओपनिंग इंड इस रूम में चला गया, और यहाँ ये दीवार के अंदर जो है इंस्टॉल कर दिए। तो फिर से कानून कर रहा है, इफ फीड इंड एंड ओपनिंग इंड ऑफ द मशीन आर सेपरेटेड बाय एनी वॉल, कि यदि मशीन का फीड किनारा और धुनाई वाला किनारा किसी दीवार से वर्गीकृत हो, अलग अलग किया गया हो, देन द वीमेन एंड चिल्ड्रेन शैल एम्प्लॉय एट फीड इंड। तो यहाँ वीमेन और चिल्ड्रेन जो है ये फीड इंड पर एम्प्लॉय होंगे। इफ द फीड इंड और ओपनिंग इंड ऑफ द मशीन आर सेपरेटेड बाय एनी वॉल, then the women and children shall employ at feed end, not at opening end। ये हमारा ये प्रोविज़न कहता है। नेक्स्ट प्रोविज़न है hoist and lift। hoist एंड लिफ्ट, ये देखने में लगता है कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक ही डिवाइस का नाम है hoist एंड लिफ्ट। तो पहले हम ये जान लें कि लिफ्ट का क्या काम है। तो लिफ्ट का काम है उठाना, और ये लिफ्ट जो है बेसिकली लिफ्ट दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड लिफ्ट, फिक्स्ड लिफ्ट जो फिक्स किया गया है, जैसे अपार्टमेंट वगैरह में फिक्स करते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में फिक्स करते हैं, माइंस में लिफ्ट फिक्स रहता है। तो जो एक ही जगह पर ऊपर और नीचे मूव करे उसको कहते हैं फिक्स्ड लिफ्ट। और दूसरा होता है मूविंग लिफ्ट। मूविंग लिफ्ट
जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप उसको ले जा सकते हैं। जैसे क्रेन, अगर बस या ट्रक या कोई भी चीज़ गड्ढा वगैरह गिर जाता है तो हम लोग क्रेन का यूज़ करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह तक क्रेन आसानी से जाता है और उठाता है। तो एक हुआ फिक्स लिफ्ट और दूसरा हुआ मूविंग लिफ्ट। अब यहाँ है कि जिसमें दोनों टेंडेंसी हो, दोनों टेंडेंसी हो, यानी फिक्स लिफ्ट की भी टेंडेंसी हो, फिक्स्ड ही दिखाई दे और मूविंग भी दिखाई दे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम है वायर स्टैंड लिफ्ट। उत्तोलक एवं उत्थापक, यानी ऐसा लिफ्ट जिसमें मूविंग लिफ्ट और फिक्स लिफ्ट दोनों टेंडेंसी दिखाई दे, उसको कहते हैं वायर स्टैंड लिफ्ट। अब यहाँ कानून कहता है कि अगर मानिए कि वायर स्टैंड लिफ्ट लगा है, वायर स्टैंड लिफ्ट रहता कैसा है पहले हम लोग देख लें। एक ऊंचाई पर, हाइट पर ट्रैक बना हुआ रहता है, रेलवे ट्रैक जैसा ऊंचाई पर। तो एक ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक पर ये व्हील है रोटेट करने के लिए, और इसमें एक केबिन बना हुआ रहता है, ये भी रोटेट करता है। और इसमें लिफ्ट उठाने के लिए डिफरेंट तरह का मैग्नेटिक लिफ्ट है, एंकर लिफ्ट है, इस तरह बहुत तरह का लिफ्ट होता है। ये लिफ्ट है। ये लिफ्ट का मूविंग टेंडेंसी देखिए, ये जहाँ तक ट्रैक बना हुआ है छत में वहाँ तक ये लिफ्ट मूव करेगा। यहाँ से इधर भी मूव करेगा, इस साइड में मूव करेगा, ऐसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमारा इस पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल अगर है इस तरह से तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन, यानी साउथ टू नॉर्थ भी मूव करेगा और ईस्ट टू वेस्ट भी मूव करेगा। यहाँ अगर उठाना है तो ये मूव करके आ जाएगा इसके सामने, केबिन आ जाएगा, उठाएगा। अगर मानिए यहाँ रखना है, फिर से मूव करते हुए आएगा, यहाँ गिरा देगा। तो इसको कहते हैं, इस तरह का जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है वायर स्टैंड लिफ्ट। जैसे ही ये उठाएगा, कैरी करेगा, लिफ्ट करेगा, उठाएगा, तो ये जो वजन उठाएगा इसका वेट जो है, जो हम सब्सटेंस उठा रहे हैं, इसके वेट इस पर पड़ेगा। ये दोनों जो बना हुआ है आयरन रड का, इस पर पड़ेगा और साथ में इस पर पड़ेगा। तो हो सकता है ये धीरे धीरे वेट उठाते उठाते इस शेप में आ जाए और यहाँ से स्लिप करके नीचे डायरेक्शन में गिर जाए, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें टेम्परिंग नहीं हो, यानी कि ये लोड के कारण दबे नहीं और स्लिप करके गिरे नहीं, इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन कराना है। और कहता है कि एट द इंटरवल ऑफ 6 months 6 months 6 माह के अंतराल पर द वायर स्टैंड लिफ्ट शैल बी प्रॉपरली इंस्पेक्टेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months, यानी उत्तोलक और उत्थापक का 6 माह के अंतराल पर उचित निरीक्षण कराया जाएगा, उचित ढंग से निरीक्षण इसका कराया जाएगा। अगला प्रोविजन है लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप एक्सेट्रा। लिफ्टिंग मशीन, अब ये अलग हो गया, या तो फिक्स लिफ्ट हो या मूवेबल लिफ्ट हो, ये लिफ्टिंग मशीन हो गया। चेन, जैसे हम देखते हैं कि एक पावर मशीन होता है, मानिए कि ये पावर मशीन है
और इस मशीन से, इसके व्हील से इसको रोटेट कराना है। ये मानिए रिवॉल्विंग मशीन है, रिवॉल्विंग मशीन है। इस मशीन का अगर साइज छोटा है, जैसे 5 HP का है, 5 हॉर्स पावर का है, तो इसको रोटेट कराना है इसको इससे, तो हम क्या करते हैं, पट्टा दे देते हैं, पट्टा का यूज कर देते हैं, जो कि कॉटन और कुछ फैब्रिकेटेड दे करके बनाया जाता है। लेकिन अगर यही 5 HP का है तो काम चलेगा, लेकिन यहीं अगर 50 HP का मशीन हो जाए तो पट्टा काम नहीं करेगा, रोटेट नहीं कराएगा, इसलिए कि ये 50 HP का है तो इसका भी साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ रोटेट कराने के लिए पट्टा के जगह पर हम यूज करते हैं चेन, ये चेन यूज करते हैं, इसलिए कि चेन स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, चेन स्लिप नहीं करेगा। तो जब हेवी मशीन होती है, जैसे आप मोटरसाइकिल में चेन देखते हैं, तो मोटरसाइकिल का चेन आगे इंजन जो है और पीछे व्हील, तो इंजन जो है व्हील को, पीछे वाला व्हील को रोटेट कराता है, व्हील जिसके चलते जो है आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ भी न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन काम करता है कि फोर्स पीछे लगा है, उसका इम्पैक्ट आगे दिखाई दिया। तो यहाँ इसी तरह का होता है कि चेन से हम चलाते हैं। अब चेन है कि इसमें ये खूबी है कि ये स्लिप तो नहीं करेगा, स्लिप तो नहीं करेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा कि टूट सकता है, स्लिप नहीं करेगा लेकिन टूट सकता है। तो मानिए कि इस डायरेक्शन में है, चेन चल रहा है और यहाँ से वो टूट जाए, मोशन इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ से अगर टूटता है तो ये पोर्शन इस साइड में जाएगा और ये पोर्शन इस साइड में जाएगा, ये मोशन के हिसाब से। अब क्या है कि इस मशीन के इर्द गिर्द जो काम करने वाले हैं उसको चेन से डिस्टर्बेंस हो सकता है, कैसे हटेगा? चेन से डिस्टर्ब हो सकता है, इसको जब ठीक कीजिए। हाँ, तो इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है, या मशीन को डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो इस एरिया में डिस्टर्ब हो सकता है। ये हो गया।